चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। भाई हमारा रिवीजन चल रहा था रिटायरमेंट के चैप्टर का, ये ठीक है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर हमने 20 तक के इलस्ट्रेशन देखे थे। 20 तक सब इलस्ट्रेशन समझे थे। आज आगे का इलस्ट्रेशन 21 और 22 हमें समझना है। याद है ना, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था ना वो कैपिटल मेंटेनेंस का था कि जब पार्टनर एक रिटायर हो जाता है तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर अपना कैपिटल कैसे मेंटेन रखते हैं, उसका टॉपिक हमारा चल रहा था। तो उसी टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करना है। आज के भी दो इलस्ट्रेशन उसी टॉपिक के ऊपर है, पर ध्यान से समझना, आज के दोनों इलस्ट्रेशन में थोड़े थोड़े लॉजिक थोड़े नए हैं, एक आध पॉइंट उसमें नया आएगा, तो वो ध्यान से समझना दोनों में। देखो 21 वाला इलस्ट्रेशन देखे ना भाई, यहाँ दिया हुआ LMN, वो तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ 40%, 30% और 30%। मतलब रेशियो वाइज सिंपल कहो तो 4:3:3 का रेशियो है, 4:3:3 ऐसे दिया हुआ है ना। और उनके रिगार्डिंग बैलेंस शीट भी है और पीछे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एम रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है और उसके रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। तो ठीक है, फिर ये हम स्टार्ट करें ना हम लोग। तो देखो पहले एडजस्टमेंट शुरू करें तो उसमें दिया हुआ है कि एम शेयर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एल एंड एन इन अ रेशियो ऑफ 3:2। देखो एम शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 बिटवीन एल एंड एन। मतलब कि ये 3:2 है ना, वो हमारा गेन रेशियो हो गया भाई, ये न्यू रेशियो नहीं है। खाली रेशियो देख के मत लिख देना, पूरा पढ़ना कि ये न्यू रेशियो नहीं, ये गेन रेशियो दिया कि एम का जो शेयर है वो बाकी दोनों में बांटा जाएगा। पता नहीं, एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसका हिस्सा बाकी दोनों को देंगे तो वही उसका गेन हुआ ना, बराबर ना, कि वो तो चला गया, अब उसका हिस्सा उन दोनों को मिल जाएगा फिर। तो ये दोनों का गेन दिया हुआ है, समझना। फिर दिया हुआ है कि बेड डेब 8,000 टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब इज टू बी केप्ट एट 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 5% ऑन डेप्टर्स। चलो ये तो डेप्टर्स के ऊपर है, ऊपर का गेन रेशियो जो था वो तो जब यूज होगा गुडविल में तब यूज करेंगे। अब ये तो बेड डेब और बेड डेब रिजर्व है, डेप्टर्स पे गिनते हैं, तो डेप्टर्स आगे कितने दिए हुए हैं, वो 80,000 है, तो उसके ऊपर हम लोग गिनेंगे, बराबर ना। कि डेप्टर्स पे गिने ना, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, या चलो यही लिख रहा हूं मैं कि डेप्टर्स देखो 80,000 हम एसेट्स में लिखते हैं, उसके ऊपर दिया हुआ है कि पहले 8,000 का बेड डेब हटाना है। तो ठीक है, 8,000 का बेड डेब पहले हटाएंगे हम लोग, तो बचेगा 72,000। ठीक है ना, ये 8,000 का बेड डेब हटाया, उसके ऊपर 10% बेड डेब रिजर्व रखनी है हमें, तो 72 बचा, उसके 10% मतलब 7200 की बेड डेब रिजर्व लिखेंगे हम लोग। तो बाकी बचेंगे यहाँ पर फिर के यहाँ पे 64,800, बराबर 64,800 बचा। और उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट रिजर्व भी रखना है, तो इसके 5% अगर करें तो इसका आधा होगा ना, 3240, 3240 का डिस्काउंट रिजर्व भी। तो बाकी की अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बाकी कितनी अमाउंट बचेगी यहाँ पे 61,560, ये डेप्टर्स में। ये डेप्टर्स एसेट्स में लिखेंगे ना, ये पूरा फॉर्मेट, बराबर। और ध्यान से देखो तो ये 8,000, 7,200 और ये 3,000, ये तीनों ही हमारा लॉस हुआ, तीनों ही नुकसान हुआ, तीनों ही नुकसान हुआ, तीनों रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन क्या हमारे पास कुछ पहले से ही रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हाँ पड़ा हुआ है कि यहाँ पे रिजर्व हमारे पास था, बेड डेब रिजर्व का 10,000 रुपए हमारे पास पड़े हैं भाई। तो जितना नुकसान हो रहा है उसमें से 10,000 रुपए कवर हो जाएंगे ना, बाकी का नुकसान गिनेंगे। अब देखो बेड डेब रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व है, डिस्काउंट रिजर्व तो अलग ही गिनते हैं, वो उस रिजर्व में से कट नहीं होगा, डिस्काउंट रिजर्व तो अलग से रखना है। तो पहले तो ये डिस्काउंट रिजर्व सीधा रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो कि डिस्काउंट रिजर्व 3240, वो तो सीधा जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। बाकी बेड डेब और बेड डेब रिजर्व, इसको उस रिजर्व में से एडजस्ट करेंगे। तो ये हुए 8,000 और 7,200, मतलब कि भाई 15,200 रुपए हुए। और ये 15,200 के नुकसान में से 10,000 हमारे पास पड़े हैं, तो बाकी का नुकसान हमारा कितना हुआ, बाकी का 5,200 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, समझो भाई, ये दोनों 8,000 और 7,000 मिलाकर 15,200 रुपए का नुकसान है ना, जिसमें से 10,000 रिजर्व हमारे पास है, बाकी के 5,200 रुपए वो लिखे जाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, कि रिवैल्यूएशन डेबिट बेड डेब रिजर्व 5,200। क्लियर बात, अब समझ में आ रहा है ना, है ना। हाँ वैसे मेंटेन रखो, ये बेड डेब रिजर्व की एंट्री कर दो।
फिर दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, इन्वेस्टमेंट 50,000 का, यहाँ कितना है 60,000 का है तो 50,000। तो पहले तो एसेट्स में लिखो कि इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस डिक्रीज 10,000, तो बाहर बचेगा 50,000। 10,000 का नुकसान हुआ ना, और 10,000 का नुकसान हुआ है तो हमारे पास रिजर्व कुछ है क्या? हाँ देखो, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व भी है 15,000, तो जो 10,000 का नुकसान हुआ वो उस 15,000 में से एडजस्ट हो जाएगा, उल्टा 5,000 बचे ना 5,000, और इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बच जाए तो क्या करते हैं, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, समझना भाई। इन्वेस्टमेंट पहले एसेट्स में लिखेंगे ना कि 10,000 डिक्रीज, तो वो 10,000 का लॉस है, पर उसे रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास। तो 15,000 के रिजर्व में से 10,000 एडजस्ट हो जाएगा, 5,000 बचेंगे। वो बचे हुए 5,000 वो यहाँ क्रेडिट साइड पे बांट देते हैं। लायबिलिटी की चीज है, रिजर्व है, वो यहाँ बांटेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो तीनों को, कौन सा ओल्ड रेशियो था हमारा 433, तो 433 के हिसाब से 5,000 बांट देंगे। तो 5,000 यहाँ पे बांट दे हम लोग 433, तो इसको 2,000 मिलेंगे और बाकी दोनों को 1500 मिल जाएंगे फिर तो, बराबर ना, 2,000, 1,500 और 1,500, बराबर। ये 4, 3 और 3 के रेशियो में तीनों को बांट दिया हमने, समझे ना। इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी हो गई, समझना। फिर बिल्डिंग है 2,50,000 की, तो आगे बिल्डिंग दी गई है कितनी 2,20,000, 30,000 का फायदा हुआ, लिखो उसे भी एसेट्स में, कि एसेट्स में बिल्डिंग 2,20,000 प्लस इंक्रीज 30,000, और जो 30,000 इंक्रीज हुआ उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो कि बिल्डिंग 30,000 की। ठीक है, लिखो इसे, मेंटेन करो। फिर उसके बाद है कि रिटर्न ऑफ 1560 फ्रॉम फर्नीचर, जो 1,560 रुपए फर्नीचर में से हटाने, तो फर्नीचर आगे कितना दिया हुआ है, वो 30,000 है, उसमें से 1,560 डिक्रीज कर दो। लिखो एसेट्स में फर्नीचर 30,000 माइनस डिक्रीज 1560, और 1560 रुपीज का लॉस हुआ उसे लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कि फर्नीचर 1560 रुपीज। क्लियर ना, समझना। फिर दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ एल एंड एन इज टू बी केप्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। अब यहाँ पे है कि एल और एन को अपना कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। ये तो आखिरी में, जैसे आगे भी सब में देखा, सब खत्म होगा ना तो लास्ट में वो कैपिटल मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, लास्ट में मेंटेन करेंगे। फिर कोई कैश ले आएगा, कोई कैश ले जाएगा, वो करंट अकाउंट में मेंटेन रखना है। अच्छा, करंट अकाउंट मतलब बनाना नहीं है करंट अकाउंट, है ना, वो कैश की जगह करंट के अकॉर्डिंग लिखना है, वो समझाएंगे आखिरी में कैपिटल मेंटेनेंस में, समझना। आगे देखो तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000, 50,000 की गुडविल है, तो ये तो गुडविल जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल ढूंढ के बाकी दोनों को बांट देते हैं ना गेन रेशियो में, तो वैसे ढूंढे हम लोग। गुडविल देखे ना, तो टोटल गुडविल, न्यू गुडविल है 50,000 की, बराबर ना, टोटल गुडविल, हाँ 50,000, तो 50,000 में से एम रिटायर हो रहा है, LMN, उसमें से एम रिटायर हो रहा है, तो एम का रेशियो कौन सा है 30 रेशियो, मतलब 3 रेशियो के हिसाब से। तो गुडविल 50,000 की है, तो उसमें से एम के हिस्से की गुडविल कितनी हो गई, तो 50,000 इंटू 3/10, तो 3/10 के हिसाब से 5 3 15,000, 15,000 की गुडविल है। जो 15,000 की गुडविल बाकी दोनों को गेन रेशियो में बांटेंगे, तो बाकी दोनों को गेन रेशियो अगर कहो तो गेन रेशियो यहाँ दिया हुआ ही है, कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ ही था ना पहले ही एडजस्टमेंट में, कि गेन रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:2, कि इसका मतलब कि ये 15,000 वो दोनों को 3:2 में बांट देंगे। तो कैसे बांटते हैं, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एम रिटायर हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्रेडिट साइड पे प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना 15,000 रुपए, ठीक है, जो रिटायर हो रहा है। और जो रिटायर नहीं हो रहा है उसके डेबिट साइड पे प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो बाकी दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट, मतलब सॉरी गेन रेशियो में बांट देते 3:2 में। तो 3:2 में एल और एन को बांट दे तो कितना कितना रहेगा वो 9,000 एंड 6,000, कि 9,000 और 6,000 होगा, ये दोनों को बांट दिया गया, बराबर, ये दोनों को बांटेंगे, ध्यान में रखना। अब ये हो गया गुडविल का। फिर दिया हुआ एन एक्सेप्ट क्रेडिटर ऑफ 5,500 टू पे, कि 1500 सॉरी 5,500 के क्रेडिटर्स जो है वो एन पे कर रहा है,
ठीक है, एन पे कर रहा है तो पहले तो क्रेडिटर में से माइनस होगा वो, आगे क्रेडिटर है ना 60,000, तो लायबिलिटी में लिखो 60,000 माइनस एन, एन कैपिटल अकाउंट, के एन कैपिटल अकाउंट करके कि भाई वो पे कर रहा है 5500 का, तो ये जो 5500 वो एन पे करेगा तो कहाँ पे लिखेंगे हम, एन के कैपिटल में, बराबर ना, कि यहाँ पर क्रेडिटर में जो माइनस होगा 60 माइनस 55, और दूसरा उसके क्रेडिट साइड पे देखो, क्रेडिटर लायबिलिटी में ना, तो लायबिलिटी की अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बराबर, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स करके लिखेंगे कि क्रेडिटर्स एन पे कर रहा है तो 5500 उसका, क्रेडिटर्स का, बराबर। चलो ये हो गया सब एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट हो गए। अब बैलेंस शीट की एंट्री करें और उसके बाद फिर जो है वो कैपिटल मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बैलेंस शीट की एंट्री करते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बेड डेट रिजर्व हो गया, तीनों का कैपिटल लिख देते हैं कि 180, 1 लाख और 90,000, तो तीनों का कैपिटल यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके 180, 1 लाख और 90,000, ये तीनों का कैपिटल हो जाएगा, बराबर। फिर दूसरी तरफ कैश दिया हुआ है तो कैश के डेबिट में जाके लिखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, है ना 13,000, स्टॉक लिख दो एसेट्स में, डेप्टर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या करते हैं, बांट देते हैं कैपिटल के डेबिट में, बराबर ना, डेबिट साइड पे बांट देंगे। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर तीनों को ओल्ड रेशियो में 4:3:3 में 20,000 बांटना है, तो 20,000 अगर तीनों को बांट दें तो कितना कितना हो जाएगा वो, कि अगर 10 से डिवाइड करें कितना है, सॉरी 20,000 ना, तो 8,000, 6,000 एंड 6,000, है ना, 4:3:3 के हिसाब से 8, 6 और 6 में बांट दिया जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट भी सब हो गया। अब फाइनली हम लोग कैपिटल मेंटेन करें। अब कैपिटल मेंटेनेंस के लिए जैसे रूल है कि सबसे पहले तो जो रिटायर हो रहा है उसको रिटायर कर दो, उसको कुछ कैश देना है, लोन रखना है वो रख दो, कुछ कैश देना है क्या, कुछ मेंशन नहीं था, तो पहले रिटायर हो रहा है ना उसको क्लियर करो, बाकी की कैपिटल हम मेंटेन रखेंगे। तो एम रिटायर हो रहा है, एम को क्लियर करो कि इस साइड पहले देखें, इस साइड का टोटल हम लोग कर लें कि हाँ, पर उससे पहले ही मैं भूल गया, सॉरी, तो पहले तो रीवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा ना, मैंने बनाया नहीं है, ध्यान में से निकल गया, पहले तो रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, उसको यहाँ ले आएंगे, फिर उसको एम को रिटायर करेंगे ना। कि रीवैल्यूएशन क्लोज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना 20,000 का, कि वो प्रॉफिट यहाँ ले आएंगे, यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड पे ले आएंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। आखिरी में ये प्रॉफिट लेकर आए, कितना 20,000 है तो 866 के हिसाब से 8,000, 6,000 एंड 6,000। अब उसको क्लोज करें, कि अब एम को क्लोज करें, कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 1,15,000, 16,000, 21,000, तो 1,21,500, है ना, 15 और 6, 1,15,000, 16 और 22, सॉरी 1,22,500, तो 1,22,500 वही यहाँ पर भी 1,22,500, और उसमें से 6,000 माइनस करें तो 12 में से 6 जाएगा, 15 बचेगा, 1,16,500, तो ये 1,16,500 वो लोन लिखेंगे कि लोन अकाउंट करके, कि ये एम रिटायर हो गया उसकी लोन, बराबर। तो चलो ये लोन अकाउंट करके यहाँ पर लिखें, और ये लोन की दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, लायबिलिटी में, पहले ही लायबिलिटी में लिख दो कि लोन ऑफ एम 1,16,500, क्लियर है बात, ठीक है, ये भी हो गया। अब बाकी दोनों को मेंटेन करें। अब बाकी में दिया हुआ है कि उन दोनों का कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। तो यहाँ दो चीजें हैं कि पहले तो कैपिटल मेंटेन रखना है, तो कितना कैपिटल वो भी नहीं दिया हुआ है। पहले कैसे था, इससे पहले वाला जो कल आपने इलस्ट्रेशन किया था, उस इलस्ट्रेशन में 20 वाले में वो देखो, उसमें दिया हुआ था कि जितना पुराना कैपिटल है वही न्यू में मेंटेन रखना। भाई 20 वाले में था पुराना कैपिटल 4 लाख का है तो न्यू में भी 4 लाख ही मेंटेन रखना, वो दिया हुआ थी, अमाउंट थी 4 लाख की। यहाँ तो दिया हुआ कि न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन रखो, तो पहले तो कितना कैपिटल मेंटेन रखना है, 4 लाख 5 लाख, वो भी दिया ही नहीं हुआ है, वो भी ढूंढना पड़ेगा। और सेकंड, न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है, न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी नहीं है,
ये तो गेन रेशियो है 3:2, न्यू तो दिया ही नहीं हुआ, तो न्यू रेशियो भी ढूंढना है, कैपिटल भी ढूंढना है, फिर मेंटेन भी करना है, तो समझना। तो अब न्यू रेशियो पहले तो ढूंढ ले, कैसे ढूंढते हैं न्यू रेशियो? तो आपको गेन रेशियो तो दिया हुआ है ना 3:2, गेन रेशियो तो है, और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है तीनों का, कि 4, 3 और 3 का, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो भी है हमारे पास और गेन रेशियो भी हमें दिया हुआ है। तो इसके बेस पर न्यू ढूंढेंगे कि देखो गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या आती है, न्यू माइनस ओल्ड, गेन की फॉर्मूला आती है ना न्यू माइनस ओल्ड, तो उसके ऊपर से अगर न्यू फाइंड करना हो ना तो फॉर्मूला बन जाती है गेन प्लस ओल्ड, बराबर। आपके गेन रेशियो की फॉर्मूला बनती है, नॉर्मली लिखें कि गेन की फॉर्मूला बनती है न्यू माइनस ओल्ड, तो अगर न्यू रेशियो ढूंढना हो तो माइनस ओल्ड इस तरफ आ जाएगा ना, न्यू की फॉर्मूला बन जाएगी गेन प्लस ओल्ड, बराबर। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे हमें ढूंढना है गेन शेयर, ना कि गेन रेशियो, बराबर। जब यहाँ पे फॉर्मूला में लिखता है ना कि न्यू की अगर फॉर्मूला लिखनी हो, यहाँ मैं लिख रहा हूं कि अगर न्यू के लिए हमें फॉर्मूला लिखनी हो तो उसके लिए आता है गेन शेयर प्लस ओल्ड, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो जो भी कहो, कि ओल्ड शेयर, ओल्ड में ठीक है, यहाँ गेन शेयर लिखना है ना कि रेशियो, बराबर। तो पहले गेन शेयर फाइंड करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है हमारा रेशियो। और गेन शेयर कैसे ढूंढते हैं? गेन शेयर के लिए फॉर्मूला आती है कि गेन रेशियो इनटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना, कि गेन शेयर अगर फाइंड करना तो फॉर्मूला ये गेन रेशियो मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, बराबर। तो मतलब अगर एल और एन उन दोनों का अगर गेन शेयर फाइंड करना हो ना तो उसके लिए एल के लिए ढूंढेंगे गेन रेशियो, तो उसका गेन रेशियो कितना है 3/5 और इनटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर एम हो रहा है ना, तो एम का रेशियो हो रहा है यहाँ शेयर हो रहा है 3/10, बराबर। 3/5 इंटू 3/10 दोनों का मल्टीप्लाई अगर करो तो 3×3 = 9/50, ये एल का गेन शेयर हुआ, रेशियो नहीं। क्या रेशियो शेयर में फर्क मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, समझा रहा हूँ एक, कि एन के लिए भी अगर ढूंढो तो गेन रेशियो ये है 2/5 और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर तो वही 3/10, तो यहाँ हो गया 6/50। देखो भाई शेयर में और रेशियो में क्या फर्क है समझना, कि गेन शेयर और गेन रेशियो दोनों में फर्क क्या है? तो गेन शेयर है ना टोटल शेयर कहलाता है, रेशियो उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है, उसका प्रोपोर्शनल फॉर्म है। आसान भाषा में कहो ना तो जब शेयर होता है ना तो शेयर में डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि डिनोमिनेटर है ना अलग अलग होता है, कि यहाँ 50-50 देखो अलग है डिनोमिनेटर और ऊपर के दोनों नंबर अलग हैं, वो शेयर। रेशियो में कैसे होता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर होता है ना उसी का ही टोटल नीचे लिखा जाता है, वो हमारा रेशियो है। देखो जैसे आप लोग लिखते हो 3:2, तो इसको क्या करते हो 3:2 में, तो 3/5 और 2/5 ऐसे लिखते हो ना, 3/5 2/5, तो 3 और 2 दोनों का टोटल 5 होता है, वही डिनोमिनेटर में है, ये रेशियो है। शेयर वो होता है कि भाई ये 9 और 6 मिलाकर 15, तो क्या नीचे भी 15 ही आया? नहीं, वो शेयर है हमारा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के हिसाब से याद रखो, इसे हम लोग शेयर कहते हैं। तो हम लोग जैसे आगे के सम में करते थे न्यू माइनस ओल्ड करते, तो उसमें नीचे दोनों सेम आ जाए तो ऊपर वाला हम लोग वो रेशियो मानते थे, नीचे का टोटल थोड़ी रहेगा, ऊपर वाला रेशियो मानते। तो इसीलिए जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो वो शेयर कहलाता है। और जब न्यू रेशियो फाइंड करना हो ना तो उसमें गेन शेयर चाहिए ना कि रेशियो चाहिए हमें, बराबर ना। रेशियो शेयर का प्रोपोर्शनेट फॉर्म है, उसका एक पार्ट फॉर्म है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए पहले गेन शेयर हमें ढूंढना पड़ेगा, तो गेन शेयर मिला ना, अब हम लोग न्यू रेशियो ढूंढ सकते हैं कि न्यू रेशियो जो एल और एन का ढूंढना है, एल का अब न्यू रेशियो ढूंढो तो गेन शेयर, एल का गेन शेयर मिला 9/50 और प्लस ओल्ड शेयर अगर कहो तो एल का ओल्ड शेयर 4 है, 4/10, बराबर। तो ठीक है, अगर उसमें जो है वो काउंटिंग करें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10×9 = 90, यहाँ पर हो जाएगा 200 और अपॉन 500, तो आंसर 290/500,
बराबर 290 अपॉन 500 ये L का हिस्सा, और N के लिए अगर कहें तो उसका जो है वो गेन शेयर हो गया 6 अपॉन 50 प्लस जो है वो ओल्ड मिला कितना उसका 3 है 3 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करें तो यहाँ 60 5 3 जा 150 अपॉन 500 तो हो जाएगा 210 अपॉन 500 बराबर। अब इसमें देखो इसमें दोनों का टोटल 290 और 210 दोनों का प्लस करो तो नीचे 500 हो रहा है ना, ये शेयर मिल गया हमें, बराबर सॉरी ये रेशियो मिल गया हमें कि ये हमारा रेशियो हुआ कि न्यू रेशियो हो गया एल और एन के लिए, वो कितना हो गया 290 रेशियो 210, 0 0 कट भी करो तो 29 रेशियो 21, ये न्यू रेशियो कि इतना न्यू रेशियो में उनको कैपिटल मेंटेन रखनी है। पर अभी भी क्वेश्चन वही कि कितनी कैपिटल मेंटेन रखनी है, कैपिटल रेशियो तो मिल गया, कैपिटल कितनी मेंटेन रखें, तो कैपिटल कितनी मेंटेन रखनी है उसके लिए यहाँ रफ में एल और एन की कैपिटल ढूंढ लेंगे। कैसे कैपिटल ढूंढेंगे कि एल की कैपिटल यहाँ का प्लस करके और यहाँ का माइनस, कि पहले रफ में ढूंढ लेंगे कि एल की कैपिटल कितनी है, लिखना नहीं है रफ में, और एन के लिए भी यहाँ का प्लस करके यहाँ का माइनस, उसकी कैपिटल भी रफ में ढूंढ लेंगे, फिर दोनों का प्लस करेंगे वो हमें न्यू कैपिटल मिलेगी जो न्यू रेशियो में मेंटेन रखनी है। समझे भाई बात, ठीक है ना। पहले दिया हुआ था कि 4 लाख रुपए आगे वाले सम में था कल कि 4 लाख ही मेंटेन रखनी है तो सीधे 4 लाख को न्यू रेशियो में गिन लेते थे। अब यहाँ कितना पता थोड़ी है, ढूंढना पड़ेगा कि पहले एल की कैपिटल कितनी है, यहाँ अगर ढूंढो ना तो यहाँ पे कितना है 8 और 2 10, ये हुआ 190, 190 हुआ यहाँ पे, और 190 में से 17,000 माइनस करेंगे तो 90 में से 17 80 और 73, तो 1,73,000 वो एल की कैपिटल हो गई, बराबर। 90 में से जो है वो ये माइनस करें 17,000 तो हाँ 1,73,000 ये एल की कैपिटल रही हमारी कि इसकी इतनी कैपिटल, और एम की एन की कैपिटल भी गिने तो यहाँ कितना हो रहा है 96, 96 और ये 1,02,000, यहाँ 5 6 और 7 7 और 13, तो मतलब यहाँ हो रहा है 1,03,000 रुपीज, 1,03,000 उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 माइनस कर दे तो बाकी कितना बचेगा, बाकी का 91 बचेगा भाई, कि 91,000 ये एन की कैपिटल, और दोनों की कैपिटल अगर प्लस करे ना तो दोनों की कैपिटल प्लस होके यहाँ पर हो जाएगी 2,64,000, तो भाई ये 2,64,000 उनको न्यू रेशियो में 29 रेशियो 21 में मेंटेन रखनी है। अब आ रही है बात समझ में कि न्यू कैपिटल नहीं थी तो हमने ढूंढा पहले रफ में, एल और एन का प्लस करके यहाँ पे अलग से ढूंढ लिया, एल की टोटल कैपिटल रफ में ढूंढते हैं कि इस साइड का प्लस और इसका माइनस ये बची, एन में भी इस साइड का प्लस और ये माइनस ये बचा, कि दोनों को मिलाकर ये 2,64,000 आया, बराबर ना, कि हाँ ये 2,64,000 और इसे न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है 29 और 21, और 29 21 में मेंटेन रखें तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितना हो रहा है 1,53,120 एल का हो रहा है, और एन का 1,10,880, बराबर ना भाई। उसका आप कैलकुलेटर में मेंशन करोगे कि इसको 29 रेशियो 21 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इतना बचेगा, बराबर। और ये जो है ना इतनी कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे तो एंट्री कैसे करते हैं, पहले क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिख देते हैं इन दोनों को, जो न्यू कैपिटल आ रही है कितनी आ रही है 1,53,120, और इसमें आ रहा है 1,10,880, बराबर। ये दोनों का कैपिटल, और यही कैपिटल पहले हमें लिख देनी है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट करके एल और एन, और अब टोटल करना है कि कौन कैश ला रहा है कौन कैश ले जा रहा है, बराबर ना। अब वो टोटल करना है, और कैश में नहीं, यहाँ जो दिया हुआ है कि उसके एडजस्टमेंट की एंट्री हमें करंट अकाउंट में करनी है। करंट अकाउंट मतलब बनाना नहीं है करंट अकाउंट, के करंट अकाउंट के नाम पर बैलेंस शीट में एंट्री करनी है कि जो भी कैश लाएगा या ले जाएगा वो तुरंत नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं ला रहा है कैश में। कल जैसे सम किया था कि भाई जो भी बाकी था उसको कैश के डेबिट या क्रेडिट में लिख देते थे, अब वहां पे नहीं, करंट अकाउंट करके बैलेंस शीट में लिखेंगे कि या तो वो थोड़े दिन बाद ले आएगा या थोड़े दिन बाद ले जाएगा।
तो पहले तो देख लें कि किस में किस साइड का टोटल कम ज्यादा आ रहा है, बराबर ना। मैं अब इसी में से ही देख रहा हूँ कि एल में अगर देखो तो इस साइड का ही टोटल ज्यादा है, 1,90,000 जो पहले किया था 1,90,000, यहां पर भी यही लिख दें 1,90,000, और उसमें से अगर ये माइनस कर दें तो बाकी बचेगा 19,880, और इसे इसे हम लोग करंट अकाउंट करके लिखते थे। कल इसको कैश अकाउंट करके लिख रहे थे कि ऑन द स्पॉट कैश लाएगा, पर अब इसको करंट अकाउंट करके लिखेंगे, बराबर। और ये करंट अकाउंट इस साइड पे हो, डेबिट साइड पे, तो इस करंट अकाउंट को ले जाते हैं हम लोग लायबिलिटी में, कि भाई ये कैश ले जाएगा, पर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद ले जाएगा, तो ये लायबिलिटी है कि उसको देंगे हम, बराबर। यहाँ करंट अकाउंट आया तो इसको कहाँ ले जाएंगे, लायबिलिटी में, बराबर, इस तरफ का। और वैसे ही एन में अगर क्लोज करें तो एन में किस साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें यहाँ का टोटल ज्यादा है हमारा, कि यहाँ का टोटल हो रहा है 1,22,880, बराबर। तो यहाँ पर भी वही 1,22,880, और उसमें से ये माइनस करें तो यहाँ पे भी बच रहा है 19,880, जो भी करंट अकाउंट करके लिखेंगे। और इस तरफ का करंट अकाउंट हो तो उसे एसेट्स में ले जाएंगे कि ये भाई ले आएगा पैसे थोड़े दिन बाद, कि ये रिसीवेबल है, ये ले आएगा पैसे, बराबर ना। इसकी दूसरी एंट्री एसेट्स में, करंट अकाउंट ऑफ एन, ये अमाउंट। फिर कैश अकाउंट और बैलेंस शीट क्लोज करो नॉर्मली, बराबर। समझ आ रहा है, ये कैपिटल का मेंटेनेंस है भाई, हर सम में यही ध्यान देना है। रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, उसमें हम यही कहते हैं कि पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बस लास्ट की एंट्रीज ही आप लोगों को समझनी है ध्यान से कि कैसे फाइंड करना है। क्लियर, नोट कर लो भाई अच्छी तरह से, ये न्यू रेशियो कैसे ढूंढा, गेन शेयर कैसे ढूंढा हमने, ये सब छोटी छोटी चीजें नोट कर लो। और वैसे ही अब इलस्ट्रेशन 22 भी देखें, 21 देखा ना, अब साथ में 22 वाला इलस्ट्रेशन भी देख लें हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 22 हम लोग देखें कि उसमें दिया हुआ है कि PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/16 इज एज अंडर, बैलेंस शीट और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए लिखा हुआ है आर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करें। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब यहाँ पर गुडविल ही नहीं दी गई है हमें कि न्यू गुडविल कितनी है, न्यू गुडविल पहले फाइंड करनी है, फिर उसके हिसाब से जो रिटायर होता है उसके हिस्से की गुडविल बाकी दोनों को गेन रेशियो में बांटते हैं ना, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले तो गुडविल ढूंढनी पड़ेगी, कि गुडविल दिया हुआ है 3 टाइम एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, पिछले 5 साल का एवरेज ढूंढना है, उसके 3 गुना। और 5 साल के एवरेज में देखो सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 4 साल का एवरेज तो है, 4 साल का एवरेज, 5वें साल का एवरेज क्या, तो 5वें साल का एवरेज है ना ऊपर बैलेंस शीट में है भाई, वो ध्यान दो। बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस करके दिया हुआ है, वो लास्ट ईयर का है, बराबर। यहाँ दिया हुआ है 2014-15 तक, और यहाँ बैलेंस शीट का है 2016 वाला, ठीक है ना, वो 5वें साल का हुआ ना, और एसेट में है ना, मतलब वो लॉस हुआ हमारा। तो अब देखो भाई गुडविल कैसे ढूंढनी है, कि लास्ट 5 ईयर का एवरेज करना है। तो पहले तो अगर एवरेज प्रॉफिट हम ढूंढे तो लास्ट 5 ईयर में यहाँ दिए हुए 6, 2, 3 और 2 के 4 साल तो ये हैं 6,000, 3,000, 6,000, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 एंड 2,000, ये 4 साल का। और 5वें साल का लॉस है, एसेट साइड पे है, मतलब वो लॉस हुआ, कि लॉस हमें बांटना है 3,000 का, तो वो -3,000 लॉस है ना, तो -3,000 और डिवाइड बाय 5, एवरेज करना है 5 साल का तो डिवाइड तो 5 ही करना पड़ेगा ना, और 1 साल लॉस है तो वो माइनस। भाई ये मेथड गुडविल वाले चैप्टर में सीखी थी कि नहीं, है कि नहीं, वैसे करेंगे ना। तो ये 4 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है, अगर प्लस माइनस करें तो 6 और 4 10,000 डिवाइड 5, मतलब कि 2,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट। और उसके हिसाब से अगर गुडविल कहेंगे तो गुडविल दी गई है एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स करना है, मतलब गुडविल 2,000 के 3 गुना 6,000 की गुडविल हो गई भाई। ये न्यू गुडविल है हमारी 6,000 की, और ये न्यू गुडविल वो ओल्ड पार्टनर, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल बाकी दोनों को बांट देंगे। तो पहले तो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी, तो यहाँ दिया हुआ है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते हैं, तो इक्वल के हिसाब से
गुडविल ऑफ आर, जो आर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना हो जाएगा कि 6000 और 1/3 इक्वली, मतलब 1/3 1/3 तीनों को होगा ना, तो 1/3 के हिसाब से 2000 की गुडविल है, रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल 2000, और बाकी दोनों को गेन रेशियो में बांटते हैं। तो अब गेन रेशियो के लिए भी एक 7th वाला एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एक इन्फॉर्मेशन कि शेयर ऑफ आर विल बी गेन्ड बाय पी, कि आर रिटायर हो रहा है ना, उसका पूरा शेयर पी गेन करेगा, क्यू को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब जब हम बोलते गेन ढूंढते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके, तो किसी का आंसर 0 आ जाता है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। यहाँ पर क्यू की वो कंडीशन है कि आर का पूरा ही गेन पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा 0 हिस्सा, कि उसे कुछ भी नहीं मिलना है, ना प्रॉफिट ना गेन। तो मतलब जो 2000 की गुडविल है वो पूरी ही पी को दे देनी है हमें, जो गेन रेशियो में बांटते हैं ना पूरा ही उसमें। तो बांटते कैसे हैं, जो रिटायर होता है उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, आर रिटायर हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, और आर में लिखेंगे 2000, बराबर, आर में 2000 लिखी जाएगी, और वो यहाँ पे गेन रेशियो में बांटते हैं पर पूरा ही गेन पी को मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल कि ये पूरे 2000 वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, इसे कुछ भी नहीं। समझ आई भाई गुडविल की एंट्री? हाँ, नोट करना है गुडविल की एंट्री के, यहाँ गेन दिया हुआ था, पूरा गेन पी को ही है, तो उसी को ही बांट देंगे हम लोग। क्लियर? नोट कर लेना बेटा। अब फिर उसके बाद कि वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 15,000 की है, ठीक है, 15,000 की लैंड बिल्डिंग है, तो यहाँ पर लैंड बिल्डिंग 10,000 है और यहाँ 15,000, 5,000 बढ़े ना, तो लिखो एसेट्स में, एसेट्स में जाके लिखो कि भाई लैंड बिल्डिंग 10,000 प्लस इंक्रीज 5,000, बराबर, बाहर 15,000, और 5,000 का इंक्रीज हुआ वो फायदा हुआ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो कि लैंड बिल्डिंग 5,000 रुपीज। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर इज 1200, कि शेयर की वैल्यू 1200 रुपए है, ऊपर देखो एक्स लिमिटेड शेयर कितना है, तो वो 1500 का है, और उसमें से ये 1200 रुपए है, बराबर ना, वैल्यू 1200 हुई, मतलब कि 300 रुपए कम हो गए, 300 का लॉस हो गया, तो डिक्रीज करके लिखेंगे ना, एसेट्स में लिखो, एसेट्स में लिखो वहां पे एक्स लिमिटेड शेयर 1500 रुपए माइनस डिक्रीज 300 रुपए, बाहर 1200 रुपए लिखे जाएंगे, बराबर ना, बाहर 1200, और ये जो 1200 रुपए हमने लिखे हैं वो 1200 जो 300 का लॉस हुआ हमारा, वो कहाँ लिखा जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे, ये इन्वेस्टमेंट ही है ना शेयर करना, इन्वेस्टमेंट पे कभी भी कोई लॉस हो तो देख लेते हैं कि कोई रिजर्व वगैरह है हमारे पास, है ना, कि रिजर्व है, देखो इन्वेस्टमेंट फंड 360 रुपए पड़े हैं, तो वो 360 रुपए में से 300 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ ना 300 रुपए का, तो वो 300 रुपए उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे, 60 रुपए बचेंगे, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बराबर। ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री हर बार आती है कि 300 रुपए का लॉस हुआ लेकिन रिजर्व पड़ा है, तो लॉस में नहीं लिखना है, 300 उसमें से एडजस्ट हो गए, 60 बचे, वो 60 यहाँ पे बांट देंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60 रुपए तीनों को, ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो तीनों को इक्वली आ जाएगा 20-20 रुपए तीनों को, बराबर। ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी हो गई। फिर उसके बाद है कि ऑल डेप्टर्स आर गुड, ऑल डेप्टर्स आर गुड, इसका मतलब कि बेड डेब रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बेड डेब रिजर्व रखते हैं, साइड में रिजर्व रखते हैं कि शायद बेड डेब हो जाए, शायद कोई पैसे ना दे तो, पर यहाँ तो दिया हुआ ऑल डेप्टर्स आर गुड, कि सब अच्छे हैं डेप्टर्स, सब टाइम पे पैसे दे देंगे, तो हमें अलग से रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री कैसे करते हैं कि ऑल डेप्टर्स आर गुड, तो जो डेप्टर्स है ना 3000 के, वो डायरेक्ट एसेट्स में लिखो 3000, कुछ माइनस नहीं करना है, एसेट्स में लिख दो सीधा 3000 रुपए डेप्टर्स डायरेक्ट बाहर, और जो बेड डेब रिजर्व है 240 रुपए की, वो हमारा फायदा हो गया कि हमने रिजर्व रखी थी 240 रुपए अलग से, पर सब डेप्टर अच्छे हैं, तो अब ये रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये रिजर्व डायरेक्टली हम लोग बेनिफिट में लिख देंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बेड डेब रिजर्व बांटते नहीं तो इसलिए वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा, हाँ ये रिजर्व हमारी है। क्लियर? समझना भाई इसे भी। फिर है कि प्रोविजन फॉर 2000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी मेड, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब सैलरी तो ऊपर नहीं है, तो 2000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, एक तो लायबिलिटी में लिख देंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग है ना, एक तो लायबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपीज, और दूसरा ये सैलरी देनी है, नुकसान है हमारा,
तो एक रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपीज, बराबर। सैलरी भी क्लियर। फिर वो 6th वाला तो गिन लिया था, 7th वाला भी गिन लिया। 8th में है कि अमाउंट ड्यू टू आर इज टू बी पेड इन कैश विच इज ब्रॉट इन बाय पी एंड क्यू इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो अब यहाँ पे है कि भाई जो आर को जो है कैश दे देना है और बाकी दोनों को रेशियो, बाकी दोनों का कैपिटल वो न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। ऐसे मेंटेन रखना है कि आर को भी कैश पे हो जाए और इन दोनों का कैपिटल भी न्यू रेशियो में मेंटेन हो जाए। तो चलो ये तो मेंटेनेंस देखेंगे, ये वो नहीं आगे 15, 16, 17 वाले जो इलस्ट्रेशन किए थे, शॉर्ट इलस्ट्रेशन थे, सॉरी 17, 18, 19 था जो शॉर्ट इलस्ट्रेशन किए थे ना, उसमें ऐसे टॉपिक थे। तो चलो कैपिटल मेंटेनेंस आखिरी में देखेंगे, पहले बैलेंस शीट की एंट्री कर दें। तो बैलेंस शीट में कैपिटल पहले है ना पी क्यू आर का 966, तो वो यहाँ पे लिख दें पहले कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड तीनों का कैपिटल 9000, 6000 एंड 6000, बराबर। फिर जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व तीनों को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। कितनी 1200 रुपए है, इक्वली तीनों को बांट दें तो 400 400 आ जाएगा। तीनों को 400 400 रुपए का है जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी में लिख दो। दूसरी तरफ ट्रेडमार्क सीधा एसेट्स में ही, लैंड बिल्डिंग भी एसेट्स में, लिमिटेड शेयर हो गया, स्टॉक भी एसेट्स में लिख दो, डेप्टर हो गया। कैश और बैंक अकाउंट है तो कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट में लिखो। जो कैश अकाउंट बनाया है उसके डेबिट में कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बराबर ना, कैश अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या करेंगे, बांट देंगे। अरे हाँ भाई बांटेंगे, यहाँ तो वो गुडविल ढूंढने के लिए खाली अमाउंट लिखी थी ये, बाकी पुराना प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, बांटना तो है ही ना हमें यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यहाँ एंट्री हो गई हम बांटे नहीं, वो तो गुडविल ढूंढने के लिए किया था हमने। यहाँ तो पी एन एल अकाउंट वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, एसेट साइड पे है मतलब डेबिट पे बांटेंगे। कितना है, 3000 है, इक्वली तीनों को आ जाएगा 1,000 रुपए, बराबर। ये हो गया, सब एंट्रीज हो गई। अब क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग में सबसे पहला वही कि पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके यहाँ ले आए। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लें तो प्लस माइनस करके जो है वो यहाँ पे 3240 का प्रॉफिट हो रहा है, जो तीनों को 1080 में पड़ रहा है हमें, बराबर ना, प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर डेबिट साइड पे है, यहाँ क्रेडिट में ले आएंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप तो बरोबर क्लोज करना रीवैल्यूएशन, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1080 रुपीज, बराबर। ये तीनों का प्रॉफिट। और अब ये प्रॉफिट हो गया ना, अब हम मेंटेनेंस करें, कैपिटल मेंटेनेंस। तो कैपिटल मेंटेनेंस के लिए वही बात, सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसको कैश दे के रवाना करो। तो ये ना कि आर को कैश देना है तो पहले रिटायर हो रहा है उसे रवाना करो। तो कर दें, यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पे आर में अगर टोटल देखे 6 और 2 8000 है, 9000 है, 9400, 100, 500, 9500 यहाँ हो रहा है। वही यहाँ पर भी लिखें कि 9500, और 9500 में से ये, सॉरी यहाँ लिखना है आर में कि 9500 और उसमें से ये 1000 माइनस कर देंगे, मतलब 8500 रुपीज उसको कैश देना है यहाँ पे कैश अकाउंट के 8500 उसको कैश दे देना है, बराबर। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ, यहाँ डेबिट में लिखा है कैपिटल के, तो कैश के क्रेडिट में लिख दो आर कैपिटल अकाउंट, 8500 उसको दे देंगे, बराबर। ये क्लियर। अब बाकी दोनों को मेंटेन रखो। तो बाकी दोनों को मेंटेन दिया हुआ कि न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। पहले तो न्यू रेशियो का है, दिया ही नहीं हुआ है, ओल्ड रेशियो था इक्वली, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं है, और पी का गेन दिया हुआ है खाली। तो गेन दिया हुआ है तो पहले उस गेन के अकॉर्डिंग पहले न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा ना, बराबर ना। और अच्छा न्यू रेशियो ढूंढेंगे तो जैसे इससे पहले वाला सम भी था कि हमने न्यू के लिए जो है वो ढूंढा था कि न्यू इक्वल टू गेन शेयर प्लस ओल्ड रेशियो, बराबर ना, गेन शेयर प्लस ओल्ड रेशियो, ये इससे पहले वाला ही किया था ना। और गेन शेयर अगर ढूंढना हो तो गेन शेयर का पार्ट हो जाता है कैसे कि गेन रेशियो
इनटू इनटू जो रिटायर हो रहा है कि शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एक्चुअली ये आता है, पर यहां पे अगर देखो तो गेन रेशियो रेशियो कुछ है, रेशियो कितना है कि भाई 1:0 हो रहा है। गेन रेशियो कितना है यहाँ पर, अगर गेन रेशियो आप गिनो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि देखो पी और क्यू में अगर देखो पी क्यू आर में से पी और क्यू का गेन रेशियो अगर कहो तो वो गेन रेशियो 1:0 हो रहा है पी और क्यू के लिए, क्योंकि दिया हुआ है कि आर का पूरा हिस्सा पी को मिल जाएगा, मतलब रेशियो 1:0 है। बराबर, तो उसके हिसाब से अगर गेन शेयर भी ढूंढे ना, पी का ही गेन शेयर, क्यू का तो कुछ भी नहीं है, 0 ही है। तो पी का गेन शेयर, तो गेन रेशियो उसका हो रहा है 1, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1/1 ही ना। अब 1:2 होता है तो हम लिखते हैं 1/3, 1 और 2 3 हो जाए, पर यहाँ तो 1 ही, कि गेन रेशियो 1 ही है। और इनटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर आर है, उसका शेयर कितना था 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना मिलेगा 1/3 ही मिलेगा उसमें, ये गेन शेयर। और उसके बेस पर न्यू रेशियो ढूंढे, तो न्यू रेशियो अगर ढूंढे, समझो पी का न्यू रेशियो ढूंढे, तो गेन शेयर 1/3 प्लस ओल्ड, तो पी का ओल्ड भी जो है वो 1/3 है, वही है ना 1/3, तो मतलब 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और Q के लिए अगर फाइंड करें तो Q का न्यू रेशियो में गेन शेयर उसका 0, Q के लिए तो 0 ही है ना उसमें, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई भी करोगे 0 × 1/3 वो 0 ही रहेगा। तो Q के लिए गेन शेयर 0 प्लस ओल्ड उसका 1/3, तो 0 + 1/3 वो 1/3 है। तो मतलब न्यू रेशियो हमें कितना मिल गया, P और Q का न्यू रेशियो, P रेशियो Q का मिल गया हमें 2:1, 2 और 1 ही ना, 2 और 1 3 भी हो रहा है। ये 2:1 में उनका कैपिटल मेंटेन रखना है, पर कितना कैपिटल मेंटेन रखना है दिया नहीं हुआ है। तो इससे पहले वाला भी इलस्ट्रेशन जैसे किया हमने कि यहाँ रफ में देख लेते हैं उसको कितना कैपिटल मेंटेन रखना है, कि ये P में पहले इस साइड का टोटल और यहाँ का टोटल माइनस कर देते हैं। तो P में अगर देखें यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 10,000 और 500 हो रहा है 10,500, और उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो कुछ 7,500 वो P का बचेगा, 7,500 यही हो रहा है ना, ये 10,000 और 4 और 100 500, और उसमें से 3,000 माइनस, हाँ 7,500। क्यू में अगर देखें तो 6 और 7, 7 और 500, 7,500 उसमें से 1,000 होगा तो 6,500 हो रहा है। बराबर, कि 6,500 क्यू का, दोनों का अगर प्लस करें तो ये 7 और 7 हो जाएगा 14,000। इतनी कैपिटल मेंटेन रखनी है, लेकिन उसके साथ जो आर को दिया है ना पैसे, वो भी मेंटेन रखना है। ऐसे वो शॉर्ट इलस्ट्रेशन किए थे ना, उसमें था कि जो जो मेंटेन रखना है सबका प्लस करो, कि 14,000 साथ में जो ये आर को कैश देना है उसे भी मेंटेन रखेंगे 8,500 में। तो 14 और 8 अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 22,500। ये 22,500 वो ये 2:1 के हिसाब से मेंटेन रखना है। बराबर, कि जिससे आर को कैश भी चला जाएगा और दोनों का कैपिटल भी मेंटेन हो जाएगा। जो जो मेंटेन रखना है सबको प्लस कर देते हैं, कि दोनों का कैपिटल भी मेंटेन रखना है और साथ में आर को कैश देना है वो भी मेंटेन रखना है। तो 22,500 2:1 के हिसाब से अगर मेंटेन कर दें तो 1 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 7 सा और बचेगा 15, तो 500, और 2 के हिसाब से देखें तो 15,000, के 15,000 और 7,500 ये दोनों को मेंटेन होगा 2:1 में। और जो मेंटेन रखना है वो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम लोग कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, के इसको 15,000 और इसको 7,500, ठीक है। और यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पहले बैलेंस शीट में लिख देंगे, बैलेंस शीट में जाके लिख दो कैपिटल अकाउंट दोनों का 15,000 और 7,500, बराबर, वो मेंटेन रख दो दोनों के लिए, कि ये दोनों हो गया। अब क्लोज करो कि कौन कैश ला रहा है और ले जा रहा है, और क्या दिया है कैश में ही ना, कि कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हाँ कैश में ही लिखा है ना, कि एंड ब्रॉट इन बाय पी एंड क्यू, पी और क्यू जो है वो ब्रॉट इन कैश ले आएंगे कुछ,
ठीक है, तो टोटल करें अब हम लोग कि अब किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो पी में इस साइड का टोटल ज्यादा है, वो कैश ले ही आएगा कि यहाँ पे 15 और 3 18,000 यहाँ पे, वही यहाँ पे भी लिखेंगे 18,000 रुपीज, और 18 में से ये 9 10 10,500 माइनस करेंगे, तो बाकी का 10,500 माइनस करें तो कितना बचेगा, 7,500 बचेगा, बराबर ना। 7,500 जो कैश अकाउंट करके लिखेंगे कि इतना कैश वो ले आएगा, पी इतना कैश लेकर आएगा, बराबर ना। 10,500 और बाकी का ये, हाँ, तो ये जो कैश अकाउंट लिखा, और कैश अकाउंट इसकी दूसरी एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में पी कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे कि पी कैपिटल अकाउंट 7,500 वो ले आएगा, बराबर। क्यू में भी अगर क्लोज करें तो क्यू में यहाँ पे 7 और 1 8,000 हो रहा है, 8,500, यहाँ पर भी अगर हम लोग टोटल कर दें तो 8,500, और उसमें से ये 6 7 और 500 7,500 माइनस करें, बाकी का बचेगा 1,000, कि क्यू 1,000 कैश लेकर आएगा, ठीक है, वहां पे भी कैश अकाउंट करके, और इसे भी कैश के डेबिट में लिखेंगे क्यू कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज, बराबर। ये क्लोज हुआ भाई कैपिटल अकाउंट। फिर से वही बात, कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग ही खास ध्यान देनी है, आ रहा है ना बात ध्यान भाई, लिख लो इसे अच्छी तरह से। कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, अब कैश अकाउंट क्लोज करो, और कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद फिर बैलेंस शीट क्लोज करो आप लोग, ठीक है, समझ आई बात, नोट करना अच्छी तरह से। तो आज जैसे ये दो इलस्ट्रेशन हमने देखे ना, नोट कर लो इसे अच्छी तरह से, और वैसे ही दूसरे इलस्ट्रेशन जो आगे के हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ओके, चलो, थैंक यू।